हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू साइंटिस्ट क्लासेस। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के क्वेश्चंस की सीरीज को लेके आए हुए हैं, जो सी टेट के क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो फ्रेंड्स, हम अपना प्रैक्टिस आज हिंदी का करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चंस जो हिंदी पेडागोजिकल में आते हैं और थ्योरी से भी कुछ आते हैं क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चंस थ्योरी से भी पूछ लेते हैं, जैसे कि चोम्स्की से पूछ लेता है या वाइगोत्स्की से पूछ लेता है। तो उससे एक दो क्वेश्चंस हिंदी के पेडागोजिकल सेक्शन में देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे और अपना सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आइए प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। और देख लीजिए फ्रेंड्स, ये एकदम हूबहू जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जो आपकी सीटेट है सितंबर 2016 का 6 to 8 का पेपर हूबहू एकदम सेम मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। और इसी तरह का पेपर आता है आपका हिंदी में। तो फ्रेंड्स, ये 18/9/2016 का पेपर है। आप अगर आपके लोग के पास हो तो देख लीजिएगा, एकदम हूबहू क्वेश्चंस है। अगर नहीं है तो आप वेबसाइट से जाके अपलोड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपना चलिए फ्रेंड पहला क्वेश्चंस देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, और इसके थ्रू हम अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं ताकि हमारा सीटेट इस बार क्वालिफाई हो जाए। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कि कक्षा में हमें क्या करना चाहिए कि भिन्न-भिन्न भाषाओं में कहानी, कविता के चार्ट आदि की उपलब्धता। बी ऑप्शन है कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता। सी ऑप्शन है अधिकाधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता। या डी ऑप्शन है हमारा सभी बच्चों को अपनी-अपनी भाषा में बोलने के अवसर की उपलब्धता। एक एक बात मैं बता दूं फ्रेंड्स कि इस तरह के क्वेश्चन यानी बहुभाषी कक्षा से आपने देखा होगा, मैंने पिछला भी जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर कराया उससे उसमें भी ये इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि ये कॉन्सेप्ट बहुभाषी कक्षा जो इस तरह से पूछ रहे थे या बहुसांस्कृतिक कक्षा ऐसे पूछ रहे थे ना, तो उसमें हमें क्या करना है, में उसमें हमें सभी बच्चों को मतलब कि उसको अवसर देना है, उनको उनको नज़रअंदाज नहीं करना है। ये फ्रेंड्स, ये देख लीजिए आपकी लैंग्वेज में भी इसी पूछ लिया है क्वेश्चंस। और मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज में भाषा, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में भी मैंने आपको पूरा क्वेश्चंस कराया है हिंदी का फ्रेंड्स। तो उसमें आप देख लीजिए कि उसमें भी क्वेश्चंस है इस टाइप का। तो उसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग से बहुत क्वेश्चंस पूछता है फ्रेंड। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर फ्रेंड सबसे सही है कि सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसर की उपलब्धता हमको देनी चाहिए एज अ टीचर। ठीक है फ्रेंड, हमारी कक्षा में अगर बहुभाषी कक्षा है तो हमें उन अपने बच्चों को क्या करना है, यानी जो हमारे जो कक्षा में तरह बहुभाषी यानी बहुभाषी से मीन मतलब होता है फ्रेंड कि हर तरह के कल्चर से रिलेटेड बच्चे आते हैं हमारे कक्षा में। तो हमें उनको क्या करना है, उनके भाषा को हमको नेग्लेक्ट नहीं करना, नज़रअंदाज नहीं करना, बल्कि उनको हमको अवसर देना है, उनकी उपलब्धता अवसर की उपलब्धता प्रदान करना है, ठीक है? बोलने के लिए, ठीक है? देख लीजिए, अब इसको हम व्याख्या सहित भी देख लेते हैं कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कि कक्षा में सभी बच्चों को अपनी-अपनी भाषा में बोलने के अवसर की उपलब्धता हमको देनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। कि जो व्याकरण है उसका ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पूछा है क्वेश्चंस में। तो ए ऑप्शंस देख लेते हैं, भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना चाहिए, भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना चाहिए, या सी ऑप्शंस व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गया ना डिफिनेशन याद करना, यानी परिभाषा, डिफिनेशन इस तरह के हमको वर्ड्स पे हमको जोर ही नहीं देना, हमको याद ही नहीं करना है। और उसके साथ साथ याद भी जोड़ दिया है, परिभाषा के साथ साथ याद भी करने को बोल दिया है। तो हमें रोड नहीं करवाना, मेमोराइजेशन नहीं करवाना बच्चे को, हमको परिभाषा डिफिनेशन पे फोकस नहीं कराना है बच्चे को। तो ये सब हमने डू एंड डोंट में सीख चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर सिर्फ देख रहे हैं कि हमको उस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है अगर उस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ऑप्शन तो यहीं से ये कट गया खट से आपका। फिर डी ऑप्शन देख लेते हैं, व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। सूची बनाना ही नहीं है हमें फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य बताना है कि व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो व्याकरण का ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है ए फ्रेंड्स, कि भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं कि व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है कि भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना चाहिए। व्याकरण का कार्य भाषा को दोषमुक्त बनाना है। जो हमारा व्याकरण का जो नॉलेज होता है फ्रेंड, जो ज्ञान होता है, वो क्या करता है, भाषा को दोषमुक्त बनाने के लिए हम उसका उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम भाषा को अगर व्याकरण के अनुसार कर रहे हैं तो उसको हम दोषमुक्त बना सकें। ठीक है,
फिर व्याकरण के प्रयोग से भाषा अधिकतम शुद्धता की ओर अग्रसर होती है। ठीक है फ्रेंड्स? अगर हम व्याकरणिक नियम के अनुसार अगर किसी लैंग्वेज को बोलेंगे या करेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या होगी? वो शुद्धता की ओर अग्रसर होगी। ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए देखें कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। तो कैसे दूर किया जा सकता है? आइए ऑप्शंस के थ्रू देखते हैं कि छुपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर, या बी ऑप्शंस अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनाकर, या सी ऑप्शन स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर कर, या डी ऑप्शंस अनुनासिक के नियम बनाकर। तो सी ऑप्शन सबसे सही आंसर है हमारा फ्रेंड, कि स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर कर हम अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधित त्रुटियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं कि अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधित त्रुटियों को स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करके दूर किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि भाषा एक अर्जित कौशल है। क्यों? क्योंकि भाषा एक अर्जित कौशल है, जिसे हम भाषा जब हम किसी को प्रयोग करते हुए सुनेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम भी अर्जित करके, यानी एक्वायर करके हम भी बोलने का प्रयास करेंगे, तो हमारा भी क्या होगा? हमारा भी जो जो उसका जो अनुस्वार है या अनुनासिक है या और भी कुछ भी, अगर आप भाषा को किसी के थ्रू सुनेंगे कि वो अच्छे से बोल रहा है, तो आप उसको ग्रैप्स करोगे, एक्वायर करोगे, उसके अकॉर्डिंग बोलने के अनुसार करोगे, तो क्या होगा? आपका जो अर्जित कौशल के से उसका अनुकरण द्वारा सीखा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स? सॉरी फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा क्या कह रहा है कि शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन? शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? तो आइए देख लेते हैं हमारा जो चार ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल ना किया जाने के प्रावधान के कारण ही विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। बी है, परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है। ये भी गलत है, एकदम नेगेटिव है फ्रेंड्स। फिर है, बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यथागत विफलताओं को बच्चे के सिर मढ़ना है। अब देख लेते हैं चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है फ्रेंड्स हमारा। चौथा ऑप्शन कह रहा है कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल नहीं करने के प्रावधान के कारण देश में शिक्षा का स्तर गिर गया है। ऐसा कुछ नहीं है। तो जो हमारा सी ऑप्शन है फ्रेंड्स, कि बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यथागत विफलताओं को बच्चे के सिर मढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा ऑप्शन सबसे सही है, और इसको हम व्याख्या सहित भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, कि प्रकृतिवादियों के अनुसार बच्चे के फेल होने का आशय संपूर्ण शैक्षिक तंत्र का फेल होना है। ठीक है फ्रेंड्स? अतः शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यथागत विफलताओं को बच्चे के सिर मढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स? आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन हमें करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? ठीक है फ्रेंड्स? उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो हम किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? आइए ऑप्शंस के थ्रू देखते हैं कि मिश्रित वाक्य संरचना, या विचारों की मौलिकता, या वर्तनी शुद्धता, या तत्सम शब्दावली को हम सर्वाधिक महत्व देंगे। तो जो हमारा बी ऑप्शन है कि हमें विचारों की मौलिकता को प्राथमिकता देना है फ्रेंड्स, यानी सर्वाधिक महत्व देना है। ठीक है फ्रेंड्स? तो आइए हम इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं कि हम उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय हम विचारों की मौलिकता बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे पास भाषा का ज्ञान होगा तभी तो हम अपनी अभिव्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति क्षमता को विकसित कर पाएंगे। अब देख लेते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चंस, कि सीखने
सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं? तो देखते हैं फ्रेंड कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में हम किस प्रकार सहमत हो सकते हैं। उसको ऑप्शंस में क्या दिया है सीटेट में कि एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियादी है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड। हम प्रीवियस नॉलेज के थ्रू ही बच्चों का आगे का जो नॉलेज दे रहे हैं उसको जोड़ते हुए कोरिलेट करते हुए ही हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन हमें अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं और 3 ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। बच्चों को किन्हीं अवधारणाओं को न सीखने के कारण फेल करके रोकना उचित ही है। उचित ही है, देखिए यहाँ पर बोल दिया ही, जो प्रेशर दे दिया, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये हमारा नेगेटिव हो गया। और फिर फेल करके, ये तो और नहीं करना है हमें। सी, जो बच्चे पिछली कक्षा की बातें नहीं सीख पाए हैं, वे अगली कक्षा में और पिछड़ जाएँगे, अतः उन्हें उसी कक्षा में रोक देना चाहिए। बिल्कुल गलत है फ्रेंड, ये ऑप्शन से एकदम नेगेटिव है। जो बच्चे किसी कक्षा में सीख नहीं पाए हैं, उन्हें फेल करके रोकने से भी ज़रूरी नहीं कि वे सीख जाएँ। तो हमारा ए ऑप्शन सबसे सही है फ्रेंड्स कि एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के अनिवार्य बुनियादी होते हैं। अनिवार्य बुनियादी होते हैं। अब इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं फ्रेंड कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में कथन एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियादी होते हैं। शेष कथन सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संगत नहीं है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। आइए, कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है कि प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएँ या विधागत विविधता होना चाहिए या पाठों की संख्या सीमित होनी चाहिए या डी ऑप्शन सभी व्याकरणिक तत्वों का समावेश होना चाहिए। तो व्याकरणिक पे हमें जोर ही नहीं देना है फ्रेंड्स। हमें सबसे अच्छा ऑप्शंस जो बी ऑप्शंस लग रहा है फ्रेंड, विधागत विविधता होनी चाहिए। अब इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं। कक्षा 8 के लिए पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय विधागत विविधता होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इससे पुस्तक की रोचकता बनी रहती है। क्यों क्यों ज़रूरी है फ्रेंड्स? क्योंकि इससे क्या होती है कि पुस्तक की रोचकता बनी रहती है तथा अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है। ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पाठ्यपुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न, पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या कहते हैं कि हमें स्मरण शक्ति को समृद्ध करने वाले होने चाहिए। हम क्या है, स्मरण शक्ति को समृद्ध करने वाले होने चाहिए। फिर है पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए। तो जो हमारा बी ऑप्शन है पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए। फिर सी ऑप्शंस क्या कह रहा है हमारा फ्रेंड्स कि पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। और डी ऑप्शंस क्या कह रहा है, लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी होने चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या होने चाहिए, पाठ्य में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। मैंने पिछला भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कल कराया था फ्रेंड्स, तो उसमें भी हमें यही बताया गया है कि हमें बच्चों से ऐसे प्रश्न करना चाहिए कि जो उनसे पाठ से रिलेटेड हो। हमको उनसे बहुत उच्च स्तरीय प्रश्न नहीं करना चाहिए, ना ही निम्न स्तरीय प्रश्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा फिर अगर वो उसका आंसर नहीं कर पाएगा तो वो अपने आप को कुंठित महसूस करेगा। अगर फ्रेंड्स आपने पिछली क्लास को जो सीरीज़ मैंने क्वेश्चंस पेपर कराए हैं उसको नहीं देखा है कल की, जिसमें मनोविज्ञान यानी सीडीपी वाला जो मैंने क्वेश्चंस पेपर कल कराया है फ्रेंड, तो उसको आप जाके देखिए, उसमें इस तरह का क्वेश्चंस पूछा है कि हमें बच्चों से किस तरह से क्वेश्चंस करना चाहिए। तो हमें बच्चों से उनके पाठ से संबंधित ही क्वेश्चंस करना चाहिए और सेम हूबहू उससे ही मिलता-जुलता, देखिए यहाँ भी वही प्रश्न कह रहा है, वही सेंस है, लेकिन घुमा के पूछा है और बस कॉन्सेप्ट सेम है फ्रेंड, कि हमें बच्चों से कैसे प्रश्न करना चाहिए या पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न हमें कैसे करना चाहिए। तो हमें इस तरह से करना चाहिए कि पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। हम अगर बच्चों से कोई प्रश्न क्लास में करते हैं तो उनके पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए ताकि वो उनका रिप्लाई कर सके, आंसर कर सके। ठीक है फ्रेंड्स? ना ही हमें उनसे बहुत उच्च स्तर का प्रश्न पूछना है, ना ही हमें उन्हें उनसे निम्न स्तर का ही प्रश्न पूछना है। ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए इसको और व्याख्या सहित देख लेते हैं और ताकि हमारा और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो
देख लीजिए फ्रेंड, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले प्रश्न माध्यमिक स्तर पर पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, बच संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है? सर्वाधिक कारगर जो तरीका है वो क्या है त्रुटियों को दूर करने के लिए? ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शंस के थ्रू। ए ऑप्शंस क्या कह रहा है? विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना। फिर बी ऑप्शंस कह रहा है कि विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना। फिर सी ऑप्शंस का ना व्याकरण। देखिए फ्रेंड, यहाँ व्याकरण दे दिया ना कि व्याकरण की विविध पुस्तकें पढ़ाना, तो हमें व्याकरण पे फोकस ही नहीं करना है। ठीक है। फिर डी, विविध शब्दों की सूची याद करवाना, यहाँ याद करवाना के लिए कह रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया तुरंत। अब बचे दो ऑप्शन, तो दो ऑप्शन से सबसे अच्छा ऑप्शन बी लग रहा है फ्रेंड्स, कि विविध शब्दों का प्रयोग यानी विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग हमें बच्चों से करवाना चाहिए। अब इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं कि संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना है, शेष कम कारगर तरीका है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि श्याम जो है कि श्यामला जो है वो केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं। ठीक है फ्रेंड, ध्यान से देखिए पहले प्रश्न को और ध्यान से इसको पढ़िए कि जो श्यामला है, जो एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है श्यामला नाम की कक्षा में, वो केवल उन्हीं प्रश्नों को लिखती है जो उसने याद करके आया है, जो याद करके आई है, जो याद की है। ठीक है फ्रेंड, इसका कारण हो सकता है। अब इसमें हमें क्या बताना है कि उसका कारण क्या हो सकता है कि वो जो याद करके आई है प्रश्न खाली उसी को ही लिख पाती है। तो अब देख लेते हैं चार ऑप्शंस के थ्रू फ्रेंड्स की। ए ऑप्शंस क्या कह रहा है कि उसकी कक्षा में सब ऐसा ही करते हैं, तो ये हो नहीं सकता। भाई सबकी मेंटल आईक्यू अलग अलग है, तो वो सब सब कैसे कर देंगे एक तरह, तो ये हमारा पहले ही क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब आंसर ये हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शंस क्या है कि उसकी विचार प्रक्रिया अव्यवस्थित है, ये भी नहीं। फिर सी ऑप्शंस क्या है, उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज। अरे भाई जब बहुत तेज स्मरण शक्ति होगी तो फिर खाली उसी प्रश्न को क्यों याद करके आके उसी को लिख पा रही है, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड। डी ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड, इसमें क्या कह रहा है, उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है, तो ये हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड है ऑप्शंस की। उसमें क्या है, कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है। क्यों? क्योंकि श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिख के आती है जिसको खाली वो याद करके आती है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी और को नहीं लिख पाती। अब इसको हम और व्याख्या सहित कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि भाई उसमें कल जो इमेजिनेशन पावर उसके अंदर उतनी नहीं अच्छी है कि वो और चीजों का आंसर कर पाए, तो इस कारण वो खाली जो याद करके आती है उसी का आंसर कर पाती है। ठीक है, अब इसको और व्याख्या सहित देख लेते हैं कि कल्पनाशीलता जैसे गुण के अभाव में छात्र रटे रटाए प्रश्नों का जवाब देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अतः कल्पनाशीलता जैसे गुणों के अभाव में श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए। ठीक है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं हमारा 18वां क्वेश्चन, किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? आप देखिए ऑप्शंस क्या कह रहा है, जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है, ये नहीं हो सकता फ्रेंड। फिर बी ऑप्शन है जिनकी मातृभाषा सरल है, ऐसा भी नहीं है फ्रेंड। सी ऑप्शंस क्या है, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है। फिर डी ऑप्शंस क्या रहा है, जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है। एक बात जान लीजिए फ्रेंड्स, आपसे जो ये ऑप्शंस है, देख लीजिए इस ऑप्शंस एक दूसरे से पक्का हल्का थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा है, तो हमको सीटेट ये पहले ही निर्देश दे देता है, अपने क्वेश्चंस पेपर के ऊपर साफ साफ लिख देता है कि जो सबसे उपयुक्त आंसर है आप उसी को ही टिक करिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए कि जिनकी मातृभाषा या मानक है हिंदी नहीं है, उनको भी क्या है, हिंदी सीखने में कठिनाई महसूस हो सकती है। 1 मिनट, एक सपोज़ दैट सिर्फ़ मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि यही आंसर है, ठीक है? मतलब एक सिर्फ़ मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ समझाने के लिए कि जिनकी मातृभाषा सरल नहीं है, भाई ज़ाहिर-सी बात है, मतलब एक तरीके से कुछ ऐसा मतलब ऑप्शंस बनाता है सीटेड कि आपको कन्फ्यूज़ कर सके
क्यों? क्योंकि अगर जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है जिस बच्चे को, वो इन दोनों में से या इधर से कोई ना कोई ऑप्शन पे टिक करके वो अपना आंसर गलत कर लेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो स्टडी नहीं किया है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि हमको पेडागॉजिकल सवाल कैसे सा सॉल्व करना है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, उसमें क्या देखना है, हमें क्या बच्चे से कराना है, क्या नहीं कराना है। बच्चों को मतलब कि उस पूरा जो पेडागॉजिकल जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो नहीं अगर वो जाना रहेगा, वो नहीं सीखा रहेगा कि पेडागॉजिकल क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो पक्का ऊपर के 2 क्वेश्चन्स में से एक ऑप्शंस में से एक टिक कर देगा या नीचे से जो गलत ऑप्शंस होंगे या इन चारों में से जो गलत ऑप्शंस होंगे, उस पे पक्का वो टिक कर देगा क्योंकि उसको लगेगा कि ये हो सकता है सही। तो इसीलिए बच्चों का सीटेट में मतलब जो होता है फ्रेंड्स वो नंबर नहीं गेन कर पाते हैं क्योंकि बहुत कोरिलेट मतलब बहुत कन्फ्यूज़न करके मतलब ऐसे ऑप्शंस बनाए जाते हैं कि आपको दिग्भ्रमित कर सके सीटेट। तो इसीलिए जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा पेडागॉजिकल सवाल का, तो आप नहीं कर पाओगे और पेडागॉजिकल सवाल का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का तरीका है फ्रेंड कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे पेडागॉजिकल क्वेश्चंस का, उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए फिर सी ऑप्शंस हमारा जो सबसे सही आंसर है फ्रेंड्स कि जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, उनको क्या होता है? उन बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स? ज़ाहिर-सी बात है अगर भाई किसी की हिंदी लैंग्वेज नहीं है और वो आके हिंदी सीखना चाहेगा, तो उसको तो कठिनाई महसूस होगी ही ना। क्यों? क्योंकि उसके बारे में वो रूल्स पढ़ेगा, उसको रूल्स के सीखेगा, फिर रूल्स के अकॉर्डिंग उस चीज़ को वो करने की कोशिश करेगा, तो उसमें टाइम लगेगा कि नहीं? तो इसी कारण उसको कठिनाई महसूस होती है। तो जिन भ आप देख लेते हैं व्याख्या सहित भी, जिन बच्चों की मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, उन्हें हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए 19वाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कि बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन-सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है? तो आप देख लेते हैं ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर सुनिए, जंगल, धरती। नीचे लिखे वाक्य को पढ़कर सुनिए, मुझे कहानी सुनना अच्छा लगता है। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए, तो वचन तो बदलना नहीं है फ्रेंड्स पहली बात तो। तितली चूहा। तो जो डी ऑप्शंस है देखिए फ्रेंड्स सबसे अच्छा ऑप्शंस है कि फेरी वालों की आवाज़ सुनिए और किसी एक को कक्षा में अभिनय करने को कहिए या दिख उससे कहिए कि अब आप इसका अभिनय करके हमें दिखाइए। तो इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं फ्रेंड कि बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है कि उन्हें कक्षा में उन्हें कहा जाए कक्षा में कि फेरी वालों की आवाज़ सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। यानी ज़ाहिर-सी बात है कि बच्चे से अगर किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए कहा जाए और उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कराने के बाद उससे उस चीज़ को एक्ट कराया जाए। फिर उससे कहा जाए कि अगर आपने फेरी वाले को देखा है कि वो कैसे बोल के अपने चीज़ों को बेच रहा है या अपने चीज़ों को कर उसको बेचने की वो बेच रहा है, तो आप उसी तरह हूबहू उसके तरह आप बोल के बताइए यहाँ पर। तो वो क्या करेगा? वो उस तरह बोलने का प्रयास करेगा तो उससे क्या होगा? उसकी भाषा जो क्षमता का आकलन किया कि मतलब कि उसकी भाषा ठीक हो स मतलब कि उसको समझ पाएगा यानी कि उसकी भाषा को क्या करेंगे बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में जो है विकल्पों में सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है कि उन्हें कहा जाए कि फेरी वालों की आवाज़ सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। तो इससे ये प्रश्न क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? कि बच्चों की भाषा का क्षमता का आकलन कर सकते हैं फिर हम वहाँ पर कि बच्चा कितना सीखा है, कितना ग्रैब्स किया है। ठीक है फ्रेंड्स? कितना एक्वायर किया है। अब आइए फ्रेंड्स 20वां क्वेश्चंस देख लेते हैं कि सभी भाषाई कुशलताएँ क्या हैं? एक दूसरे से संबंध है, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं फ्रेंड भाषा, एक दूसरे से बढ़कर है, एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। तो एक दूसरे से संबंधित है भाषा क्योंकि हमने 4 कौशल सीखा है ना एलएसआरडब्ल्यू तो वही चीज़ें हैं फ्रेंड यहाँ पर बोला गया है कि जो भाषा की जो भाषाई कुशलताएँ हैं, वो एक-दूसरे से संबंधित हैं। अब आइए इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं कि सभी भाषाई कुशलताएँ एक-दूसरे से संबंधित हैं। भाषाई कुशल और कुशलताओं में से आशय है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है। ये प्रत्येक कौशल एक-दूसरे से संबंधित होते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम लिसनिंग नहीं करेंगे तो हम बोल नहीं पाएँगे यानी स्पीक नहीं कर पाएँगे।
स्पीक नहीं कर पाएँगे तो पढ़ नहीं पाएँगे तो लिख नहीं पाएँगे। तो इसलिए ये क्या है, एक-दूसरे से संबंधित है और ये चारों जो कौशल हैं ये एक-दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स? भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? तो हमारा भाषा का प्रमुख कार्य है कि लेखन दक्षता या प्रतिवेदन लेखन या भाषण देना या संप्रेषण करना। तो ज़ाहिर-सी बात है कम्युनिकेशन करना भाषा का प्रमुख का प्रकार क्या है? संप्रेषण करना यानी कम्युनिकेशन करना हमें। भाषा का प्रमुख प्रकार कार्य संप्रेषण करना है। विचार विनिमय भाषा का प्रमुख गुण है। शेष विशेष भाषाई कौशल है। ठीक है फ्रेंड्स? फिर आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह क्या करे? पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बताए या पाठ के मूल भाव पर बातचीत करे या पाठ के कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर उनका अर्थ बताए या पाठ के रचनाकार का परिचय कराए। तो ऐसा कुछ नहीं करना। हमें सबसे अच्छा ऑप्शंस भी लग रहा है कि पाठ के जो है वो मूल भाव पर बातचीत करें। ठीक है? तो इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं कि पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह पाठ के मूल भाव पर अपनी बातचीत करे यानी मूल भाव पर बातचीत करे बच्चे के सामने। फिर इससे बच्चे का मस्तिष्क उस दिशा में क्या होगा, सोचने को तैयार हो जाता है। भाई हम अगर कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्लास में, तो हम क्या करेंगे, उस चैप्टर से रिलेटेड उसके मूल भाव को बच्चे के सामने प्रस्तुत करेंगे। यानी एक भूमिका बनाएँगे, तो वो क्या करेगा, उसके तरफ वो उसका मस्तिष्क जाएगा ताकि उस दिशा में वो क्या कर सकेगा, मतलब कि थिंक कर सकेगा यानी सोच सकेगा, ठीक है फ्रेंड? और हमें बच्चों को मतलब सोचने पे मजबूर ही करना है। मजबूर क्या करना है मतलब हमको उनको मल्टीपल थिंकिंग ही कराना है फ्रेंड्स, कहने का सेंस ये है, ठीक है फ्रेंड्स? यानी इससे बच्चे का क्या होगा, मस्तिष्क उसी दिशा में सोचने को तैयार हो जाता है और पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में अंत में बताया जाता है कि कठिन शब्दों का निवारण पाठ के दौरान किया जाता है। पाठ के रचनाकार का परिचय प्रारंभ में ही देना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब तक हम पाठ के रचनाकार के बारे में नहीं बताएँगे उनको, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये जो रचना रचना है, ये किस रचनाकार ने किया है और ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। जब तक हम उसको भूमिका नहीं बनाएँगे, उसके बारे में जानकारी नहीं देंगे, तो बच्चे को समझ ही में नहीं आएगा। वो फिर उसको फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड, पाठ के रचनाकार का परिचय हमें प्रारंभ में ही देना आवश्यक है। परंतु प्रारंभ में ही उसका परिचय लिखवाना उचित नहीं है। लिखवाना उचित नहीं है फ्रेंड, परिचय देना उचित है। ठीक है फ्रेंड्स? आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, एक पेपर और सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो हम जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा हमारे लिए रहेगा। तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो सीटेट फरवरी 2016 में हुई थी फ्रेंड्स, ये फरवरी वाला है। तो ये 1 टू 5 का क्वेश्चंस पेपर है, जिसमें ये 21 फरवरी को 16 में हुआ था। हूबहू क्वेश्चंस पेपर है फ्रेंड्स, जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, ताकि आपको उसकी व्याख्या सहित उस क्वेश्चन से समझ में आए और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। ठीक है फ्रेंड्स? अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि नीचे दिए गए प्रश्नों के सब सही और सबसे ऊपरी, देखिए फ्रेंड्स, मैंने बोला था ना आपसे कि सीटेट पहले ही निर्देश दे देता है कि हमें क्वेश्चंस में सबसे उपयुक्त और सबसे सही उत्तर वाले विकल्प को ही चुनना है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कि भाषा सीखने का उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। ठीक है फ्रेंड्स? फिर आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, ये तो ये कोई लॉजिक नहीं है फ्रेंड, कि आप जब भाषा सीख लेंगे तो भाई आप भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये थोड़ी नहीं है कि खाली यही करेंगे आप दे पाएँ ख कि लैंग्वेज आप सीखें तो खाली आप निर्देश ही दे पाएँ और आदेश ही दे पाएँ, ठीक है फ्रेंड? दूसरों की बातों को समझ पाना, तो भाई ज़ाहिर-सी बात है जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक भाषा सीखेंगे ही नहीं। तो ये तो बन नहीं रहा, मतलब ये इतना सबसे सटीक आंसर लग नहीं रहा फ्रेंड। फिर क्या है, अपने मन की बात कह पाना। ऐसा थोड़ी नहीं है कि खाली अपने मन की बात ही आप भाषा के थ्रू कह पाओगे। तो मतलब आप लैंग्वेज सीखे हो यानी भाषा का जो है, तो क्या आएगा, ए ऑप्शन सबसे अच्छा है फ्रेंड, कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का जो प्रयोग कर पाना है। यानी कि हम जब लैंग्वेज सीखेंगे तो भाई कोई भी सिचुएशन होगी, जैसे भी अब जैसे इसमें खाली आदेश निर्देश दे ना पाना या बातों को समझ पाना, यानी खाली एक ही चीज कर पाना, ऐसा कुछ नहीं कि आप भाषा से कुछ नहीं कर पाओगे। अपने मन की बात कह पाना, खाली इसमें यही फोकस कर रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या कह रहा है ए ऑप्शंस में, जो हमारा सबसे सही आंसर भी है, कि प्रत्येक स्थिति में, यानी कि जो जितनी भी कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी स्थिति हो जाए,
उसमें क्या होगा, हम भाषा का प्रयोग कर पाए। तो ये हो जाए भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य। इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं फ्रेंड, कि भाषा सीखने का उद्देश्य प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना होता है। ठीक है फ्रेंड। किसी विद्यार्थियों को भाषा का ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि वह भाषा सीखकर उस भाषा का शिक्षण गतिविधियों में तथा अपने जीवन में प्रयोग कर सके। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या एक थ्योरी से क्वेश्चंस उठा के पूछ लिया फ्रेंड्स आपके सामने। ठीक है फ्रेंड्स, कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्या होती है, यह विचार किसका है? बच्चों की भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो यह विचार किसका है? तो यह विचार किसका है? पियाजे का है, स्किनर का है, चॉम्स्की का है, या वाइगोत्स्की का है? तो सबसे अच्छा आंसर हमारा क्या है, जो हमने थ्योरी में ही पढ़ा है फ्रेंड। अगर आपने थ्योरी की क्लास नहीं की है पूरी थ्योरी की, तो मैंने 1 बाय 1 थ्योरी कराई है, आप जाके प्लेलिस्ट में जाइए और थ्योरी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ताकि आपका थ्योरी से 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है हिंदी पेडागोजी में और इंग्लिश पेडागोजी में। आपका 2 या 3 क्वेश्चन जो भी पूछेगा फ्रेंड, जहां से भी पूछेगा थ्योरी में, कम से कम आपका थ्योरी को कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आंसर तो कर पाओगे। तो इसलिए देख लीजिए फ्रेंड, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा थ्योरी से अक्सर पूछता है फ्रेंड। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया वाइगोत्स्की। और वाइगोत्स्की क्यों है? क्यों, मैंने थ्योरी में आपको बहुत अच्छे से बताया है, डिटेल में बताया है और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए बताया है। तो फ्रेंड मैं यहाँ भी जो भी हो सकेगा आपको व्याख्या सहित एक्सप्लेन करूंगा, और उसको व्याख्या सहित देख भी लेते हैं फ्रेंड, कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वाइगोत्स्की ने कहा भी है कि वाइस्की का विचार है कि बच्चों की भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चा समाज से ही भाषाई विकास को सीखता है, भाषा में विकास करता है। ठीक है, भाषा से ही, समाज में ही रहकर बच्चे के अंदर क्या होता है, वो भाषा को, लैंग्वेज को एक्वायर करके सीखता है। अब आइए फ्रेंड, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। क्या होगी अनुशंसा? सबसे उपयुक्त शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की। फिर बी ऑप्शन है भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। फिर सी ऑप्शन है सतत एवं व्यापक आकलन की। फिर डी ऑप्शन है सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। तो फ्रेंड जो बी ऑप्शन है हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि भाषा का प्रयोग के विविध अवसरों की है। यानी विद्यार्थियों का भाषा विकास समग्रता से हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें बच्चों को क्या करना चाहिए? भाषा के प्रयोग करने का अवसर देना चाहिए। बच्चा जितना ज्यादा भाषा का प्रयोग करेगा, जितना ज्यादा वो उसको एक्सपोजर मिलेगा, वो जितना ज़्यादा भाषा को प्रयोग करके सीखने की कोशिश करेगा, जितना ज़्यादा भाषा को बोलेगा, उतना ज़्यादा वो भाषा पर उसको सीखने का पकड़ बनेगी और वो भाषा सीख जाएगा आसानी से। तो हमें क्या करना है, बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए विविध अवसर प्रदान करना है, ताकि वो उस अवसर पे वो क्या कर सके, भाषा को का प्रयोग करके भाषा को सीख सके। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे उपयुक्त अनुशंसा हो कि भाषा प्रयोग के अवसर की उपलब्धता कराना। भाषा प्रयोग के अवसर भाषाई विकास में अभ्यास के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं फ्रेंड, लिखित भाषा का प्रयोग क्या है फ्रेंड्स, की लिखित भाषा का प्रयोग केवल, देखिए फ्रेंड्स यहाँ केवल, तुरंत आ गया ना, केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यालयी कार्यों के लिए ही किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर पहला ऑप्शन तो केवल, मैंने आपको ट्रिक भी बताया है कि केवल ऐसे ही करो, केवल वैसा ही करो, केवल यही करो, केवल मतलब किसी पे जोर डाल के कराना या प्रेशर दे के कराना, ये हमको बच्चों को कराना नहीं। तो ये सब नेगेटिव वर्ड है, केवल है। फिर यहाँ पर देखिए, कार्यालयी कार्य के लिए ही किया जाता है, तो ये भी हमारा नेगेटिव ही ऑप्शन होगा एक प्रकार। फिर लिखित भाषा का प्रयोग के लिए, फिर केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है, फिर आ गया केवल फ्रेंड, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं। तो अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। अब देख लीजिए फ्रेंड जी, यहाँ भी के लिए है, यहाँ भी के लिए है, लेकिन इसमें एक एडिशनल क्या जोड़ दिया, ही, यानी कार्यालय कार्य के लिए ही किया जाता है। खाली क्या लिखित आप भाषा का प्रयोग खाली कार्यालय में ही करते हैं और कहीं आप
इनफॉर्मली नहीं करते। भाई फॉर्मली तो मान लीजिए यहाँ भाई ऑफिशियली वर्क है वहां करना पड़ा, तो क्या आप कहीं बाहर निकल के या समाज में रह के आप लिखित भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं? ऐसा नहीं है। तो सी ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन है कि अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो लिखित भाषा का प्रयोग व्यक्ति द्वारा अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। लिखित भाषा के प्रयोग द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, भावों तथा अन्य समस्त प्रकार यानी क्रियाकलाप को लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकता है। क्या फ्रेंड्स? फ्रेंड मेरी पूरी कोशिश है कि आप सभी का सीटेट इस बार अच्छे से क्वालिफाई हो और अच्छे नंबर गेन कर सकें। इसीलिए मैं आपको विद कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस पेपर और व्याख्या सहित करा रहा हूँ, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा उस क्वेश्चंस पे, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन, पहली बात तो फ्रेंड 100% क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएगा ही आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही उठा के दे देगा, क्योंकि सीटेट उठा के देता हूबहू क्वेश्चंस नहीं देता है, लेकिन उससे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सेम ही उठा देगा आपको। जो ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो आपको व्याख्या सहित यहाँ एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस पेपर में आएगा। और चाहे आप क्वेश्चंस के हॉल में आप बैठ के जब क्वेश्चंस पेपर आप करेंगे वहां पर एग्जाम सेंटर पे बैठ के, तो आप देख लीजिएगा कि हूबहू आपका इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पेपर क्वेश्चंस में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो सरते आप कितनी प्रैक्टिस करके जा रहे हो, आप कितना अच्छा अपना अ, इस चीज को मतलब मेहनत करके जा रहे हो कि आप वहां पर उस चीज को करके आप सफल हो सको। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड कि भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्या होता है फ्रेंड्स? कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, या रोचकता और जोश लाता है, या अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कह रहा है कि भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्या करता है? रोचकता लाता है। यानी भाई जाहिर सी बात है, आप क्लास में अगर भाषाई खेल से के अकॉर्डिंग आप आयोजन कुछ कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, बच्चों के अंदर क्या लाएगा, रोचकता ही लाएगा और जोश को लाता है, ताकि उसको वो अच्छे से मतलब कि रोचकता के साथ उस चीज को करते हैं और सीखते हैं। तो आप इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू भी देख लेते हैं फ्रेंड कि क्या कह रहा है, भाषा की कक्षा से भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः रोचकता और जोश लाता है। आपकी भाषा से विद्यार्थियों के लगाव तथा जानकारी अधिक होती है, जिसके कारण इस प्रकार के आयोजन से रोचकता तथा जोश पैदा होती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि क्या कह रहा है हमारा। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है फ्रेंड? की भाषा की विविध छटाओं का अनुभव करना है। फिर बी ऑप्शन क्या कह रहा है, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। फिर भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है। फिर साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है। तो हमें साहित्य पे इस सब पे फोकस करना ही नहीं है फ्रेंड। भाई लिटरेचर से बच्चा इतना छोटा है कि लिटरेचर को क्या जानेगा वो, तो ये ऑप्शन हमारा निगेटिव हो गया। ठीक है। फिर सी ऑप्शन है भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, ऐसा भी नहीं है। तो यानी कहानी कविता पर चर्चा कराने पर एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है, उसकी कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। यानी जाहिर सी बात है, और बच्चे को हमको इमेजिनेशन पावर ही डेवलपमेंट कराना ही है। हमें इमेजिनेशन ही कराना है, मल्टीपल थिंकिंग कराना है, बच्चे को डाइवर्जेंट थिंकिंग कराना है। ये मैंने आपको डू एंड डोंट में कराया है फ्रेंड्स। और देख लीजिए उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे दिया खट से। आप इसको, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप तुरंत कर लोगे कि कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है, कि उसकी कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। भाई वो कहानी कविता पर चर्चा करेगा बच्चा, तो उसके अंदर इमेजिनेशन पावर ही तो डेवलपमेंट होगी भाई। अब आइए इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं कि कहानी कविता पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य छात्रों में कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। कविता तथा कहानियां विद्यार्थियों को रोचक लाती है, रोचक लगती हैं, रोचक बन भी जो है कहानियां जो है विद्यार्थियों को क्या लगती हैं, रोचक लगती है, जिसके कारण चर्चा की गई कविता कहानियां उनकी क्या करेगी, कल्पनाशीलता को बढ़ाएगी। भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता। किसके बाहर नहीं हो सकता भाई? भाषा का अस्तित्व एवं विकास परिवार के बाहर नहीं हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। या साहित्य के बाहर नहीं हो सकता, या समाज के बाहर नहीं हो सकता, या विद्यालय के बाहर नहीं हो सकता। तो भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता? समाज के बाहर नहीं हो सकता।
जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने देखा है कि भाषा का जो अस्तित्व एवं विकास है, वो समाज के बाहर रहकर नहीं कर सकता है बच्चा, ठीक है? इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं हम कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है। किसी भी भाषा का विकास एवं पोषण समाज में ही रहकर ही कर सकता है, ठीक है? भाषा एक संचित कौशल है, यानी संचित कौशल का मतलब क्या है कि भाषा एक अर्जित कौशल है, जिसे हम एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं। हम उसको एडॉप्ट करते हैं, यानी हम जिस परिवेश में रहेंगे, उसी परिवेश के अकॉर्डिंग अगर जिस जिस नेटिव लैंग्वेज में रहेंगे, उसी नेटिव लैंग्वेज को हम ग्रैब्स करके एक्वायर करके सीख जाएँगे। तो इसीलिए कहा गया है कि भाषा का जो अस्तित्व एवं विकास है, वो समाज के बाहर रहकर नहीं किया जा सकता, इसीलिए। और ये एक संचित कौशल है, जिसका संचय समाज से ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स? किसी समावेशी कक्षा में कौन-सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? ये देखना है हमें। तो प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। भाषा विद्यालयों में रहकर अर्जित की जाती है। अब यहाँ पर देखिए ये सी वाला ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये सही है? क्यों? क्योंकि इसमें कह रहा है कि खाली भाषा विद्यालय में ही रहकर अर्जित की जाती है। तो भाई ऊपर के क्वेश्चन से आपने देखा ही है, साफ-साफ लिखा है कि हमारा जो भाषा का अस्तित्व एवं विकास कहाँ पर रहकर होता है? समाज में रहकर होता है। और समाज में कौन आ जाता है? आपका परिवार भी आ जाता है और विद्यालय भी आ जाता है। ठीक है फ्रेंड? तो यहाँ पर ये ऑप्शंस हमारा यहीं से कट गया। फिर व्याकरण के नियमों का ज्ञान, यहाँ देख लीजिए फ्रेंड, फिर व्याकरण के नियम यानी रूल्स पे फोकस करा दिया। तो डी डी ऑप्शंस भी हमारा गलत हो गया। फिर आइए फ्रेंड्स कि हमारा क्या कह रहा है, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। तो ये सही है सबसे आंसर फ्रेंड कि बच्चे जो हैं अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। बिल्कुल सही बात है। इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं। किसी समावेशी कक्षा में बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं कि 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें देखना है कि हमारा कौन सा कथन सही है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में। सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनावरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। डी ऑप्शंस क्या है, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर पाते हैं। या फिर क्या कह रहा है, बच्चों की भाषाई संकल्पना और विद्यालयों के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड डी ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। मान लीजिए डी ही अगर अच्छा ऑप्शन हो तो डी ही हो सकता है। देख लीजिए फ्रेंड डी ही कि बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो सही बात है कि जो बच्चे का भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान है, भाई हम स्कूल कॉलेज किस लिए जाते, स्कूल जाते हैं तो वहां पर क्या होता है हमारा कि जो बच्चे का भाषा की जटिलताएं यानी जो भाषा की जटिलताएं हैं और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। ये हो सकता है विद्यालय में। अब ये ऑप्शंस में कह दे कि खाली विद्यालय में ही जाकर भाषा को अर्जित किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा ना फ्रेंड्स। तो वो ऑप्शंस गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए ये ऑप्शंस कितना अच्छा कह रहा है कि यहाँ पर हम ये चीज़ कह सकते हैं कि विद्यालय में जाकर वो क्या करता है, इस स्कूल में जाके कि बच्चे भाषा की जटिलताओं और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा फ्रेंड्स। और इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी भाषा का जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। विद्यार्थी विद्यालय में भाषा के व्याकरणिक संबंधी नियमों को सीखते हैं तथा उनका व्यवहारिक प्रयोग भी करना सीखते हैं। ठीक है, किसका? व्याकरणिक नियमों का। ठीक है? अब ये नहीं सोच लीजिएगा कि खाली भाषा का प्रयोग करना ही वो वहाँ जाके सीखना मतलब कि सीखते हैं, व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना सीखते हैं विद्यालय में जाके। नहीं, वो व्याकरणिक संबंधी नियमों को सीखते हैं और उनको अपने व्यावहारिक प्रयोग में कैसे लाना है उसको सीखते हैं विद्यालय में जाके। ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स कि क्या कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चंस का आंसर? फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स, बार-बार ये स्केच चल जा रहा है फ्रेंड्स, जिसके वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है।
फिर आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न-भिन्न प्रांतों के अलग-अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में क्या करता है? जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। फिर अवरोध ही प्रस्तुत करती हैं, फिर बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। फिर डी ऑप्शंस कहता है अनमोल संसाधनों के रूप में कार्य करती है। तो हमारा जो सबसे अच्छा ऑप्शन ऑप्शन है फ्रेंड्स कि जटिल चुनौतियों के रूप में सामने आती है। क्या आती है जटिल चुनौती के रूप में सामने क्या आती है कि प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न-भिन्न प्रांतों के अलग-अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों की भाषाई विकास के संदर्भ में क्या करेगी? जटिल चुनौतियों के रूप में सामने आएगी। किसके सामने आएगी? एक शिक्षक के सामने आएगी। इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं, लेकिन हमको क्या करना है? उस शिक्षक को क्या करना है? बल्कि उस शिक्षक को इस जटिलताओं और चुनौतियों से घबराना नहीं है, बल्कि उनका रिस्पेक्ट करते हुए, उसका सम्मान करते हुए उसका फेस करना है। और ये पिछले क्वेश्चंस कई बार रिपीट कर चुका है कि बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा हमारे ही सामने हो तो हमको उसको क्या करना चाहिए? एक टीचर को उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको बच्चे को उसको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उस भाषा और सांस्कृतिक से संबंधित अगर बच्चे हैं और भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उस भाषा को हमको सम्मानित करना चाहिए। उस भाषा को हमको एक्सेप्ट करना है अपनी कक्षा में, ठीक है? तो ये आपको याद होना चाहिए कि मैं ऊपर की क्वेश्चंस में कई बार पूछ चुका है। पिछली जो सीरीज क्वेश्चन सीडीपी की मैंने कहा है, उसमें भी बहुभाषिक से रिलेटेड, बहुसांस्कृतिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ चुका है और देख लीजिए उसी से ही रिलेटेड ही क्वेश्चंस है, लेकिन यहाँ पर पूछने का तरीका अलग कर दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है फ्रेंड्स? ठीक है कि नहीं फ्रेंड्स? तो आइए देख लेते हैं इसका व्याख्या सहित क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की ही कक्षा में यदि विभिन्न प्रांतों के अलग-अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा में बच्चों के भाषाई विकास जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, क्योंकि इस स्तर के विद्यार्थियों को प्रत्येक प्रांत की भाषा का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि क्या कह रहा है हमारी 17वाँ क्वेश्चंस क्या कह रहा है। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है। क्योंकि चिंतित है कि विद्यार्थी पठन-पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता। फिर विद्यार्थी को घर पर बात करने के लिए बहुत कम अवसर मिलते हैं। फिर विद्यार्थी के माता-पिता की मातृभाषा अलग-अलग है। फिर डी ऑप्शंस कह रहा है कि विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ा करता है। तो पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका जो अध्यापिका है भाषा की, वो अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है। क्यों चिंतित है? तो उसका ऑप्शंस बी ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शंस है फ्रेंड्स कि विद्यार्थियों को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। इस कारण वो चिंतित है क्योंकि भाई जब उसको घर पे अवसर कम मिलेगा तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी भाषा का क्या होगा? विकास हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए वो उसकी जो भाषा अध्यापिका है वो चिंतित है। तो ऑप्शंस और व्याख्या सहित भी देख लेते हैं फ्रेंड्स कि विद्यार्थी द्वारा पठन-पाठन में फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर विद्यार्थी द्वारा पठन-पाठन में रुचि प्रदर्शित कर नहीं करने के कारण पहली कक्षा की जो भाषा अध्यापिका है, अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास को लेकर चिंतित है। क्यों चिंतित है? कि अध्यापिका को चिंता है कि बच्चों को भाषा का ज्ञान किस प्रकार दिया जाए कि उसका जो भाषा का विकास अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है फ्रेंड्स? यानी उस बच्चे को जिसको घर पर बोलने का अवसर कम मिल रहा है। तो किस तरह से हम मतलब कि उसको ज्ञान दें, भाषा का ज्ञान दें कि वो उसका भाषा का विकास हो सके। ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए 18वाँ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? तो सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। यानी कि जो सभी बच्चों की बोलने की और सीखने की गति एक समान होती है। ऐसा कैसे हो सकता है फ्रेंड्स? हर हर का आईक्यू मेंटल आईक्यू लेवल अलग-अलग होता है, तो ये कैसे समान हो जाएगा? तो यहाँ पर ये ऑप्शंस एलिमिनेट हो गया, गलत हो गया। फिर बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। अब लीजिए, बड़े परिवार में मतलब क्या होगा, जो रिच फैमिली हुआ उनके बच्चों की बोलने की सीखने की गति तेज हो जाएगी फिर? ऐसा भी नहीं है। या निर्धन परिवार के मतलब कि बच्चे नहीं कोई अच्छा से बोल सकता है? तो ये भी ऑप्शन है, निर्धन परिवार से आए बच्चों की बोलने सीखने की गति धीमी होती है। ये देखिए वही ऑप्शंस को यहाँ हूबहू उठा के बोल दिया ना फ्रेंड्स जो मैंने अभी बोला है। तो ये भी गलत ऑप्शंस है। डी ऑप्शंस क्या है कि कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे की क्या होगी बोलना सरलता से सीखते हैं। तो ये ऑप्शन सबसे अच्छा है फ्रेंड, डी ऑप्शन हमारा
और एकदम करेक्टली है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू से देख लेते हैं कि बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे में क्या हो जाएगा, बोलना सरलता से सीख लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, भाई जाहिर सी बात है, अगर बच्चे को हम क्या करेंगे, एक्सपोजर देंगे उसको, एनवायरनमेंट देंगे और उसको अवसर देंगे, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर डेवलपमेंट होगा कि नहीं किसी चीज को सीखने के लिए। वो अच्छी तरीके से उस चीज को ग्रैप्स ऑब्जर्व करेगा, उसको एक्वायर करेगा, तो उसके अंदर क्या होगा, जो सीखने की क्षमता है वो तेजी से होगी और अच्छे तरीके से सीख पाएगा। तो फिर क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, वो बोलना अच्छे से सीख सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषी परिवेश से तात्पर्य है कि मुख्य धारा की भाषा सुनने से अधिक अवसर है, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर है। भाई विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य क्या है कि बोलने सुनने पढ़ने लिखने के, जहां पर भी फ्रेंड LSRW वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए, आंख मूंद कर उसको मार देना कि ये सही है। ये ट्रिक है फ्रेंड, यहाँ पर भी LSRW से संबंधित आंसर रहे, यहाँ यहाँ पर चारों ऑप्शन देखिए दे दिया ना, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर, जहाँ पर भी होंगे तो वो आंसर आपका सही होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये ट्रिक है एक प्रकार का आपको। तो इसका आंसर भी हमारा बी ही है, और इसको चारों ऑप्शन हम एक बार और पढ़ लेते हैं फिर भी। एक से अधिक भाषा के शब्दकोश की उपलब्धता, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं फ्रेंड कि विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है कि बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर होना चाहिए बच्चों को। ठीक है फ्रेंड, जब विद्यार्थियों को भाषा सुनने बोलने की अधिक अवसर प्राप्त होगा तो वो भाषा को अच्छी तरह सीख लेगा। ठीक है फ्रेंड, जो हमारे चारों स्किल हैं अगर बच्चों को मिलेंगे, वो भाषा को क्या करेगा, अच्छी तरीके से एक्वायर करके बोलना सीख जाएगा। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड 20वां क्वेश्चन, मतलब अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है। तो किस पर मुख्य रूप से निर्भरता है, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, या मौखिक कार्य करवाने पर, या ग्राहकार की उत्तर पुस्तिका के अवलोकन पर, या कक्षा कार्य के अवलोकन पर। तो हमारा ए ऑप्शन सबसे अच्छा है फ्रेंड, है कि पोर्टफोलियो के अवलोकन पर हमारा निर्भरता मुख्य रूप से है। ठीक है, इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं कि किसी विद्यार्थी की भाषा संबंधी क्रमिक विकास का अवलोकन करने के लिए उसकी निर्भरता मुख्य रूप से विद्यार्थी के पोर्टफोलियो के अवलोकन पर निर्भर करता है। पोर्टफोलियो पर विद्यार्थियों का व्यक्तिगत ब्यौरा, जैसे भाई पोर्टफोलियो में क्या होता है फ्रेंड्स कि व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यवहार का व्यक्तिगत ब्यौरा रखा जाता है उसमें, यानी कि उसका जो जो व्यक्तिगत एक्टिविटीज है फ्रेंड्स, उसको उसको डिटेल में रखा जाता है पोर्टफोलियो में। ठीक है, जैसे भाषा अथवा विषय संबंधी प्रगति रिपोर्ट अंकित होती है कि उसने कितना भाषा सीखा, का विषय में कितनी प्रगति हुई, तो ये उसका व्यक्तिगत उसका जो फीडबैक होता है उसको रखा जाता है पोर्टफोलियो में। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, कि हमारा 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करोगे। तो जो पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे, या शब्दकोश देखना या सिखाएंगी, फिर शब्द का अर्थ लिख कर बताएंगी, या पाठ के संदर्भ में अर्थ समझाने की स्थिति में पैदा करना है, पैदा समझने की स्थिति को पैदा करना है। तो डी ऑप्शन हमारा सबसे अच्छा आंसर है फ्रेंड, कि आपके जो विद्यार्थी होंगे फ्रेंड, उसके पाठ में अगर आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति को पैदा करेंगे, उसके पर उसके अर्थ को समझने की स्थिति पैदा करेंगे, न्यू शब्द का, न्यू जो नवीन अपरिचित शब्द होंगे फ्रेंड्स। तो ठीक है, इसको डिटेल में भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, कि पाठ में आए शब्दों की संदर्भ के अर्थ में समझने की स्थिति पैदा करना करना नवीन एवं अपरिचित शब्दों के अर्थ में जानने के लिए सबसे उपयुक्त युक्ति लगाना हमें। अतः हम ऐसी ही स्थिति बनाने का प्रयास करेंगे जिससे वो अ, उसके नवीन जो अपरिचित शब्द होंगे फ्रेंड, उसके अर्थ को बच्चा समझ सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो गया है फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स।
नेक्स्ट टाइम में हम ये जो क्वेश्चन ब्लर हो गया है फ्रेंड्स, उसको देखेंगे कि उसको ठीक से अगर जिस पे स्क्रीन पे आ सकेगा तो हम नेक्स्ट टर्म में इसको करा देंगे फ्रेंड्स। तो आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो फ्रेंड्स ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हम ऐसे ही सीरीज को लाते रहेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस सेशन व्याख्या सहित होती रहे और आप अच्छा से अच्छा नंबर सी टेट में स्कोर कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच।